चलें बेटा, आए जरा कॉपीज में। कितने बच्चों की फर्स्ट क्लास है आज? आइए कॉपीज में आइए। दो तीन बातें आप लोगों ने अपने पास जो लिखनी है। देखें बेटा, आपके पेपर का नाम है एफएमएसएम। एफएमएसएम जो कि आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपकी कॉपीज के फर्स्ट पेज पे ये बातें लिखी होनी चाहिए। ये आपके दो पार्ट्स में जो है डिवाइडेड है, जिसमें जो आपका पार्ट ए है ये बात करेगा एफएम के बारे में और पार्ट बी बात करेगा एसएम के बारे में। ठीक है जी, थोड़ा ध्यान देके चलना बेटा। एफएम का मतलब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूरे का पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है, 60 मार्क्स का टॉपिक है। टोटल पेपर आपके 100 मार्क्स का है, जिसमें 60 मार्क्स में आपका पूरा एफएम आएगा। पार्ट बी आपका है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पूरे का पूरा थ्योरी है, कंप्लीटली थ्योरी और 40 मार्क्स का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपके एफएम के हैं, 40 क्वेश्चन आपके जो हैं वो एसएम के हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आने वाले सिलेबस में आपका एसएम हट जाएगा, ये पूरा एफएम ही हो जाएगा। तो जस्ट मैटर ऑफ टाइम है कि ये आपको एफएम पढ़ाया जा रहा है, साथ में आपको एसएम भी डील करवाया जाएगा। आपके पेपर में जो ये 100 क्वेश्चंस हैं, ये 100 क्वेश्चंस पूरे के पूरे आपके एमसीक्यू हैं, यानी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। पूरे का पूरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है और हर सही क्वेश्चन करने पे आपको 1 मार्क मिलेगा। हर क्वेश्चन गलत करने पे आपके 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा तो 0 मार्क आपके पास जो है वो अवॉर्डेड है। मतलब हमारे पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसका मतलब पेपर पूरा करना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपका पेपर का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपने पेपर में सही क्वेश्चन जो अपने पास हैं वो करते हुए चलने हैं। जब मैं बात कर रहा हूं आपसे एफएम के बारे में, तो एफएम मैंने आपको पहले ही बता दिया कंप्लीटली प्रैक्टिकल है। इसके अंदर आपका जितना भी थ्योरी पार्ट है वो बहुत बेसिक सा है। आप अगर अपना प्रैक्टिकल अच्छे से करेंगे थ्योरी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरे का पूरा थ्योरी है, हम इसको लास्ट में करेंगे। आपके कोर्स की 75% ड्यूरेशन आपकी एफएम की रहेगी, 25% ड्यूरेशन आपकी जो है वो एसएम की रहेगी। मान लीजिए मेरे कोर्स में अगर 60 लेक्चर लग रहे हैं, 60 लेक्चर्स, तो 60 में से 45 लेक्चर आपके जो है पूरे एफएम के चलेंगे, सिर्फ 15 लेक्चर आपके एसएम के होंगे। तो हम एफएम को बिल्कुल लास्ट में करते हुए चलेंगे। अभी हम करंटली एफएम से ही टॉपिक को स्टार्ट करते हुए चलेंगे। दो तीन बातें आप लोग अपनी ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो ये बात आपको स्टार्ट नहीं पता हो। सबसे पहली बात, आपने जो भी कॉपी मेंटेन करनी है बेटा, मोटे से मोटा रजिस्टर लगाना, थिक रजिस्टर आपने लगाना है। मैं नहीं चाहता कि जब आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपकी अलग अलग कॉपीज आप बना के चलें। मैं नहीं चाहता कि जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हो आपकी पतली पतली नोटबुक हो। एक ही मोटी कॉपी बनानी है और उसी एक ही कॉपी के अंदर आपने अपना सारा काम करते हुए चलना है, होमवर्क भी क्लास वर्क भी। सेकेंडली, आपने हर क्लास में कैलकुलेटर जरूर लाना है। कैलकुलेटर के बिना हमारी क्लास में कुछ भी नहीं हो पाएगा। A to Z सारे क्वेश्चंस आपके कैलकुलेटर पे होंगे। अगर कैलकुलेटर क्लास में नहीं है, फोन पे आंसर्स नहीं आ पाएंगे। फोन पे निकाले हुए आंसर्स में वेरिएशंस आएंगी, इसलिए डू ऑलवेज ब्रिंग कैलकुलेटर। थर्ड, आपकी कॉपी के लास्ट पेजेस में, आखिरी के 10-12 जो पेजेस हैं, इसमें आपने जब जब मैं कोई नया फॉर्मूला लिखवाऊं आपने वो लिखना है। मैं जब जब नई कोई ट्रिक लिखवाऊं, ट्रिक का मतलब कैलकुलेटर पे चीजें कैसे सॉल्व करनी है, ये आपने अपनी कॉपी के लास्ट पेजेस पे लिखते चलना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि जब आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो लास्ट में आपका सारा का सारा फॉर्मूले जो है वो एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। आपको हर चैप्टर में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला किस चीज के लिए जो बात करता है। तो आखिरी में जब भी मैं कोई फॉर्मूला लिखवाऊं, अपनी कॉपीज के लास्ट में जाके उसको जरूर नोट कर लें। आपको आखिरी में एक फॉर्मूला चार्ट में दे दूंगा, पर अपने हाथ से लिखे हुए फॉर्मूले आपको हमेशा जो है वो याद रहेंगे, राइट। और चौथी और सबसे आखिरी बात, आपको मेरी बुक के साथ साथ कुछ असाइनमेंट मिलेंगे। आपको एक बुक मिलेगी, यानी हमारा मॉड्यूल मिलेगा। आपने अपना प्राइम फोकस असाइनमेंट्स के ऊपर रखना है। मैंने सीएस में जितने क्वेश्चन आज तक आ गए हैं, मैंने सबके सब क्वेश्चंस को मर्ज करके एक असाइनमेंट आपके लिए बना दिया है। आप ये असाइनमेंट करेंगे, आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए अपना असाइनमेंट जरूर करना है। अगर मैं क्लास के अंदर 40 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो मैं करीब करीब 60-80 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, वो करना, क्योंकि वो करने के ऊपर ही आपका रिजल्ट डिपेंडेंट है। बेटा क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए हैं, हर एक बच्चा जितनी आप तैयारी कर रहे हो हर कोई वही कर रहा है, स्टिल रिजल्ट में कुछ पास हो जाते हैं कुछ नहीं हो पाते।
इसका रीजन सिर्फ ये है कि आपने घर में क्या करा, इसलिए घर पे क्वेश्चन जरूर करने हैं। आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि सर ये तो हमारा हो गया है, प्रैक्टिस हो गई है, पर हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक नई बात आएगी। अगर मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, उससे मिलते जुलते 7-8 क्वेश्चन हैं, वो आपके अपने हाथ से सॉल्व होने चाहिए, राइट। पांचवी और आखिरी बात, आपके बीच बीच में कुछ टेस्ट होंगे। जो भी आपके पास एक चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद टेस्ट होंगे। टेस्ट आपके पूरे पूरे सीएस एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर होंगे, आपने टेस्ट कोई छोड़ना नहीं है। अगर आपके टेस्ट में कोई चीज ऐसा होता है कि भाई छूट गया, आप नहीं दे पाए, तो वही टेस्ट आपके टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर मैं सेम दिन पे डाल दूंगा। आपने वहां पे नहीं दिया तो आप अपना टेलीग्राम वाले ग्रुप पे वहां पे टेस्ट दे दो, 1 घंटे के अंदर उसकी आंसर शीट भी आपके पास आ जाएगी। तो आप अपने आप उस टेस्ट को चेक कर सकते हो कि हमें कहाँ पे अपनी चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है, राइट। चलिए हम लोग अपना टॉपिक जो है शुरू कर रहे हैं। कॉपीज में आएंगे, कुछ बेसिक बातें मैं फाइनेंस की बता रहा हूं आपको, जिससे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी। ये बात अभी किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी हुई है, सब बच्चे इसको लिखेंगे। आइए कॉपीज में लिखेंगे बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ध्यान रहे हमने पार्ट ए शुरू करा है, और पार्ट ए में हम पहली क्लास में आज ये पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कुछ बेसिक बेसिक कंसेप्ट हैं। सबसे पहला कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, बाय। क्यों फाइनेंस को मैनेज करने की जरूरत है, लिखेंगे wherever there is a concept of finance, जहां कहीं भी फाइनेंस का कंसेप्ट होगा, wherever there is a concept of finance, there would be 2 questions। जहां जहां फाइनेंस की बात होगी वहां वहां पे 2 सवाल उठेंगे। ये 2 सवाल क्या है? पहला हाउ टू अर्न, और दूसरा हाउ टू मैनेज। पहला हाउ टू अर्न, दूसरा हाउ टू मैनेज। बेटा जहां कहीं भी पैसे की बात आती है तो हमारे दिमाग में 2 बातें खुलती हैं। पहली बात ये कि पैसा कमाना कैसे है, और दूसरी बात जो कमा लिया उसे संभालना कैसे है। प्रॉब्लम ये है, हार्श रियलिटी है, हर कोई आदमी फोकस करता है कमाने के ऊपर। वंस एक बार आपने पैसा कमा लिया, हम उसको संभालने के ऊपर फोकस नहीं करते। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको यही सिखाएगा कि आप कमा तो चुके हो, लेकिन अब उसको जो है मैनेज कैसे किया जाए। यही रीजन है कि जब आप केस स्टडीज पढ़ोगे आगे जाके तो उसमें आपको पता चलेगा देयर आर मेनी स्पोर्ट पर्संस, देयर आर मेनी पीपल जिन्होंने क्या करा हुआ है अपने पास कि कुछ लमसम अमाउंट जो अर्न कर ली। जैसे केबीसी में आए 1 करोड़ रुपए जीत के चले गए, उन्होंने कमा तो लिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस 1 करोड़ का करें क्या। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वही लोग जिन्होंने 1 करोड़ रुपए कमाए थे अब उस पैसे से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको कमाने के साथ साथ एक चीज पे और फोकस करना है कि इसको संभाले कैसे, राइट। लिखेंगे द प्राइम ऑब्जेक्टिव, द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज टू अर्न मोर। प्राइम ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होता है कि हमें ज्यादा कमाना है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज टू अर्न मोर, बट देयर इज अ नीड, एक जरूरत है, देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड, देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज इट, देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज इट। पर हमारे पास ये जरूरत है कि हमें अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा कि कैसे उस पैसे को हम मैनेज करें। एग्जाम्पल, इफ मिस्टर ए has earned ₹1 crore during previous year, अगर मिस्टर ए ने 1 करोड़ रुपए कमाए ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, then it should not be kept as cash. It should not be kept as cash. मैंने इस सेंटेंस में 2 बातें लिखी है, इन 2 बातों को जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने जो पहली बात लिखी है वो मैंने ये लिखी है कि एक आदमी ने 1 करोड़ रुपए अपने पास जो कमा लिए, तो ये बात तो हो रही है कमाने के ऊपर।
साथ में मैंने ये बात लिखी है कि इस आदमी को इस 1 करोड़ रुपए को कैश में अपने पास नहीं रखना चाहिए। तो ये इतनी बात जो आपके पास हो रही है, ये किसके ऊपर हो रही है? मैनेजमेंट के ऊपर। आप पैसा कमा के आ रहे हो, अगर आप अपने पास वो पैसा ही रख दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो 10 साल बाद भी 1 करोड़ रुपए बन के बैठेगा। लेकिन अगर आप उस 1 करोड़ को बैंक में रख दोगे तो बैंक वाले आपको उसके ऊपर क्या देंगे? इंटरेस्ट। 1 साल बाद वो पैसा 1 करोड़ 7 लाख बन जाएगा, क्योंकि बैंक वाले 7% ब्याज तो दे ही देते हैं। 2 साल बाद वो 1 करोड़ 7 लाख के ऊपर बन जाएगा। इसका मतलब पैसा कमाना सिर्फ उद्देश्य नहीं रखना है, पैसा कमा के रखना कहां पर है, पैसा कमा के मैनेज कैसे करना है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। अब आप कहोगे सर मैनेज करने का फायदा क्या है? अगर आप मैनेज अच्छी तरह से करोगे तो पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप मैनेज ठीक तरीके से नहीं करोगे तो पैसा जितना आज है उतना ही कल भी होगा। आप अपने पास एक एग्जांपल ले लो, आज मैं आपको 2000 का नोट दे दूं, आप मेरे पास जो 3 साल बाद आ रहे हो तो आप वो 2000 का नोट ही लेकर आओगे। लेकिन अगर आपने उस 2000 के नोट का सोना खरीद लिया, आपने उस 2000 के नोट के अपने पास जो बैंक में जाके कोई बॉन्ड्स खरीद लिए, आपने उसकी एफडी करवा दी, तो जाहिर सी बात है 3 साल बाद आप मेरे पास 2000 रुपए लेके नहीं आओगे, उसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी? बढ़ गई होगी। तो ऑब्जेक्टिव कमाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है कमाने के बाद जब पैसा आ जाएगा उसका क्या करें। तो मेरा यहाँ पे पढ़ाने का आपको जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कमाना नहीं सिखाना। कमाना तो हर कोई सीख लेता है, आप एक चाय की रेडी लगा लोगे उसमें भी कमा लोगे, लेकिन भाई कमा के जो पैसा आ रहा है उसका करें क्या, हमें यहाँ पे वो सीखना है। राइट, नीचे लिखेंगे, नोट डालेंगे और नोट में आके लिखेंगे idleness of funds, idleness of funds is the main problem, idleness of funds is the main problem। आपने फंड्स कमा लिए पर फंड्स आपके पास आइडल पड़े हुए हैं, यही मेन प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सीखना होगा। आइडलनेस ऑफ फंड्स इज द मेन प्रॉब्लम, एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम we must understand फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये आपका एक बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंट्रो है कि इसके अंदर हमें जो है पढ़ना क्या है। राइट, कंसेप्ट नंबर 2 इस पे लगाएंगे इंपॉर्टेंट, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। देखें बेटा, ये एक टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। हम लोग प्रेजेंट से हमेशा फ्यूचर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ध्यान रखना, मनी की जो वैल्यू है, जो पैसे की जो वैल्यू है, जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे ये वैल्यू ना बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे ये वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बेसिक कंसेप्ट है। आज अगर आपके पास 100 रुपए पड़े हैं, जब आप 1 साल बाद आगे जाओगे तो ऐसा माना जाता है आपने उसको अच्छे से मैनेज किया होगा तो वो 100 रुपए 10 पैसे बन गए होंगे। आपने उसको और अच्छे से मैनेज किया होगा तो वो 110 रुपए बन जाएंगे, और अच्छे से मैनेज करोगे तो 150 रुपए बन जाएंगे। मतलब मनी की वैल्यू जब आप प्रेजेंट से फ्यूचर में जाओगे तो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। देयरफॉर डाल के नीचे लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू, देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑलवेज लेस देन होती है किससे? फ्यूचर वैल्यू। जब भी आप पैसे की प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को कंपेयर करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होगी और फ्यूचर वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। राइट, इतनी बात समझ में आती है? इसको एक बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं। मार्केट में हमेशा इन्फ्लेशन ही चलता है, डिफ्लेशन नहीं चलता कभी मार्केट में। आप जो डिफ्लेशन पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। भाई आज से 20 साल पहले जो समोसा 3 रुपए का आता था वो आज से 20 साल बाद कभी 3 रुपए का नहीं आएगा, वो 30 का ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो चीजों के दाम बढ़ते रहते हैं हमेशा, चीजों के दाम कभी कम नहीं होते। पर जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो हम हाइपोथेटिकली इन्फ्लेशन के साथ साथ डिफ्लेशन को भी पढ़ेंगे। डिफ्लेशन इकोनॉमी के अंदर है नहीं, चलेगा हमेशा इन्फ्लेशन, पर आपको दोनों सिखाए जाएंगे। नीचे लिखेंगे अगेन नोट डाल के कि ऐसा क्यों होता है, वाई, ऐसा क्यों है कि प्रेजेंट वैल्यू कम है फ्यूचर वैल्यू ज्यादा है। तो रीजन बड़ा सिंपल सा है, इन्फ्लेशन। आई होप आपको इन्फ्लेशन का मतलब पता होगा बेटा। इन्फ्लेशन मतलब पता है ना, महंगाई। प्राइस लेवल हमेशा बढ़ती ही रहती है। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होगी। कंसेप्ट नंबर 3 अगेन ये भी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट नंबर 3 अगेन ये भी इंपॉर्टेंट। लिखेंगे सम एक्सेप्शंस,
सम एक्सेप्शंस आर देयर। बेटा कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होती है लेकिन फ्यूचर वैल्यू कम होती है। मैंने आपसे कहा कि जनरली हमेशा फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होती है, प्रेजेंट कम होती है, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी और फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। कोई एग्जांपल बताता हूं आपको, आप कनेक्ट करके देखना। एग्जांपल, डेप्रीसिएशन सुना है? अब एक एसेट को ले लो, आज एसेट है 10 लाख का, तो जाहिर सी बात है 4 साल बाद 10 लाख का तो नहीं होगा, 4 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब देयर आर केसेस जिसके अंदर फ्यूचर वैल्यू कई बार ज्यादा नहीं होती, कई बार फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाती है, कम। इसमें लिखेंगे डेप्रिसिएशन के केस में कॉस्ट ऑफ एसेट धीरे धीरे डिक्लाइन करती जाती है, राइट। इसका मतलब जैसे जैसे हम फ्यूचर में जाएंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारी जो डिग्रेड होती जाएगी। ये वैल्यू डिग्रेड हो रही है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू यहां हमेशा ज्यादा होगी और फ्यूचर वैल्यू यहां हमेशा क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आती है? और देखें एग्जाम्पल दूसरा, आपने सुना होगा लोन के बारे में। आज आपने लोन लिया, हम लोन को धीरे धीरे हर साल क्या करते जाते हैं, पे करते जाते हैं, तो जाहिर सी बात है लोन की वैल्यू भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो लोन के केस में भी प्रेजेंट वैल्यू आपकी ज्यादा होगी और फ्यूचर वैल्यू आपकी जो अपने पास है वो क्या होगी, राइट। तो देयर आर एक्सेप्शंस। पेपर में आपसे पूछ लेगा एमसीक्यू के अंदर, सजेस्ट दी टर्म्स वेयर, कहां पर आपकी फ्यूचर वैल्यू ज्यादा है और कहां पर आपकी फ्यूचर वैल्यू जो वो कम है, राइट। नॉर्मली क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू ज्यादा, लेकिन एक्सेप्शनली फ्यूचर वैल्यू कम भी होके चल सकती है। कंसेप्ट नंबर फोर्थ, कंसेप्ट नंबर फोर्थ लिखेंगे परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज लिखें इसके अंदर। इफ वी वांट टू एनालाइज, if we want to analyze any financial matter, if we want to analyze any financial matter, all the changes should be calculated, all the changes should be calculated in percentage terms। बेटा फाइनेंस में ध्यान रखना, मैं यहां पे कोई भी चीज निकालूंगा सबकी सब चीजें मैं परसेंटेज टर्म्स में निकालूंगा। इसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है, वो रीजन क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। बस आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप किन्हीं दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो आप कंपैरिजन हमेशा परसेंटेज में निकालेंगे। एग्जांपल, जैसे मैं आपसे कह दूं, गौर करना मेरी बात को, मैं बात कर रहा हूं टाटा की और मैं बात कर रहा हूं रिलायंस की। मैं आपसे कहता हूं बेटा टाटा ने प्रॉफिट कमाया 500 करोड़, रिलायंस ने प्रॉफिट कमाया 510 करोड़। दोनों में से ज्यादा अच्छा काम कौन कर रहा है, बोलो भाई। गलत। आप बोल ही नहीं सकते कि दोनों में से कोई अच्छा काम कर रहा है। मैंने क्या कहा आपसे, कौन ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, कौन ज्यादा परसेंटेज टर्म्स में कमा रहा है फर्क इससे पड़ता है। ये मेरा अधूरा डेटा है, इस डेटा से कुछ पता नहीं चलता। मैं आपको बोल दूं कि भाई मैंने पिछले साल जो है 5 करोड़ का काम करा, आप मेरे से क्या कहोगे, बहुत अच्छा काम है? नहीं, अच्छा तो आप तब कहोगे ना जब आप इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे। मान लो इंडस्ट्री सारी कंपेयर जो कर रहे हो आप, इंडस्ट्री सारी काम कर रही है 8 करोड़ के ऊपर, मैं 5 करोड़ पे काम कर रहा हूं, तो आप कहोगे सर आपका काम तो बहुत बेकार चल रहा है। और अगर इंडस्ट्री काम कर रही है 1 करोड़ के ऊपर, मैंने 5 करोड़ पे काम कर लिया, तो आप कहोगे सर आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है। ऑलवेज एनालिसिस के लिए एक कंपैरिजन चाहिए होता है। ये चाहिए होता है कि आप इंडस्ट्री से देखो कि भैया वो कैसा काम कर रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि टाटा ने सेल्स की थी 1000 करोड़ की, तो उसने 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। और मैं आपसे कहूं कि भाई रिलायंस ने जो सेल्स की थी अपने पास, वो की थी लेट्स से 1500 करोड़ की, और उसके ऊपर प्रॉफिट जो 510 करोड़ कमाया, तो परसेंटेज टर्म्स में निकाल के देखो, टाटा 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है 1000 की सेल्स पे, इसका मतलब ये कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 50%। लेकिन रिलायंस 510 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है 1500 की सेल्स पे, तो ये लगभग आपका 33.33% कुछ आ रहा है। इसका मतलब जो प्रॉफिट आपको दिखने में रिलायंस का ज्यादा लग रहा था, वो आपको कुछ नहीं बता रहा। बताएगी चीजें क्या, कि भाई उसका कंपैरिजन फैक्टर निकालो, उसको परसेंटेज में निकाल के देखो कि कौन अच्छा काम कर रहा है। परसेंटेज में निकालने के लिए हमेशा आपको जो है कंपेयर करना पड़ता है। इसलिए फाइनेंस में मैं कोई भी चीज एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं निकालूंगा, मैं फाइनेंस में हर एक चीज को किस टर्म्स में निकालूंगा, परसेंटेज, तभी मैं एनालाइज कर पाऊंगा।
तो आज के बाद हम जो भी काम कर रहे होंगे हम किसमें कर रहे होंगे, परसेंटेज। नीचे आगे अपने पास जो नोट डालेंगे, लिखेंगे नो कैलकुलेशन, नो कैलकुलेशन should be made, should be made in absolute terms. No calculation should be made in absolute terms. Always make calculation, always make calculation in percentage terms. ऑलवेज मेक कैलकुलेशन इन परसेंटेज टर्म्स, बिकॉज परसेंटेज के अंदर कंपैरिजन आ जाता है और कंपैरिजन करके ही आपको एनालिसिस के बारे में पता चलेगा। और यहां से आ रहा है आपका फर्स्ट फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। ये सिंपल मैथ्स है, मैंने आपको अभी तक कुछ फाइनेंस के बारे में नहीं पढ़ाया, ये सिर्फ मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं। परसेंटेज चेंज बेटा कैसे निकालेंगे, तो देखें जी, न्यू वैल्यू माइनस में ओल्ड वैल्यू अपॉन में ओल्ड वैल्यू इनटू 100, ये आपके परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका है। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू में अपने पास जो 100। एग्जांपल, मैंने आपसे कहा बेटा सेल्स 500 है 2022 में, रुपीस 500, और यही सेल्स बढ़ के अपने पास जो है 600 रुपए की हो गई 2023 में। मैंने आपसे कहा कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन सेल्स, आपने परसेंटेज चेंज इन सेल्स जो वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैंने आपसे कहा था कितना चेंज हुआ, तो चेक कर लो, 500 की सेल चेंज होगी अपने पास कितने की बन रही है, 600, चेंज कितना हो रहा है 100, नीचे ओरिजिनल, ओरिजिनली कितनी थी 500, इनटू कर देंगे कितना 100, जब आप सॉल्व कर दोगे कितना निकल के आ गया 20%। इसका मतलब हमारी सेल्स में बदलाव कितना आ रहा है 20%। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 100 रुपए की सेल चेंज हो रही है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 20% से सेल चेंज हो रही है। बात समझ में आती है, पक्का। और देखें एग्जाम्पल 2, होपफुली आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, डिमांड वगैरह आपने पढ़ा होगा। मान लो पहले डिमांड थी 500 यूनिट्स, अब जो आपके पास डिमांड है वो बढ़कर हो गई है 800 यूनिट्स। मैंने कहा कि भाई कैलकुलेट कर दो चेंज इन डिमांड, तो ध्यान रखना चेंज इन डिमांड आप मुझे ये नहीं बोलोगे 300 यूनिट्स हो गया कि डिमांड बढ़ के 300 यूनिट हो गई है, आप चेंज हमेशा मुझे किस टर्म्स में बताओगे, परसेंटेज। तो चेंज हुआ 300 यूनिट्स, नीचे हमेशा आएगा ओरिजिनल, ओरिजिनल आपके पास कितना है 500, इनटू कर देंगे 100, सॉल्व कर देंगे आपके पास आ जाएगा 60%। इसका मतलब चेंज इन डिमांड आपके पास कितना निकल के आ जाएगा 60%। सो यू ऑलवेज हैव टू कैलकुलेट एवरी आइटम इन फाइनेंस इन परसेंटेज टर्म्स, आप कोई भी एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर डेटा निकालते हुए नहीं चलेंगे, ठीक है जी। ये आपके कुछ फाइनेंस के बेसिक्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। मैं जिस किसी चैप्टर में चले जाऊंगा मैं हर चैप्टर में इन सब चीजों की बात तो करूंगा ही करूंगा, तो ये आपको पता होनी चाहिए, राइट। आगे लिखेंगे कुछ अपने पास बेसिक ट्रिक्स, कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं। जब आपके चैप्टर शुरू होंगे तो उसमें आपकी कैलकुलेशन, हैवी कैलकुलेशंस आएंगी, उन हैवी कैलकुलेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक ट्रिक्स। चलिए, तो सबसे पहला हाउ टू कैलकुलेट रेसिप्रोकल्स ऑन कैलकुलेटर, हाउ टू कैलकुलेट रेसिप्रोकल्स ऑन कैलकुलेटर। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं बेटा, जैसे P बाय Q का रेसिप्रोकल अपने पास करेंगे तो क्या आ जाएगा Q बाय P। तो कैलकुलेटर के ऊपर रेसिप्रोकल जो कैसे निकालना है ये मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे 33/17 निकालना है तो मैं कैलकुलेटर पे क्या प्रेस करूंगा, सबसे पहले मैं 33 दबाऊंगा, फिर मैं डिवाइड दबाऊंगा और फिर मैं क्या दबाऊंगा 17, इक्वल दबाऊंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। मैं चाहता हूं कि मैं इस आंसर को रेसिप्रोकल करूं, मतलब मैं ये निकाल के बताऊं कि 17/33 जो अपने पास है वो क्या आएगा, मैं ये रेसिप्रोकल आंसर चाहता हूं। तो ये आंसर कैसे आएगा, जो आंसर ऊपर आया था वही आंसर लो और इसके बाद आपने दो कीज प्रेस करनी है, एक डिवाइड और एक क्या प्रेस कर देना है, इक्वल। मतलब आप किसी भी नंबर के बाद अगर डिवाइड और इक्वल दबा दोगे तो जो आपका आंसर आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ये हमें जरूरत पड़ेगी हर चैप्टर के अंदर, तो आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि कैसे निकालना है, राइट। मान लीजिए मेरे को 5/2 निकालना है तो मैं 5/2 को ऐसे भी निकाल सकता हूं कि मैं 5/2 निकाल लूं डायरेक्ट,
या फिर मैं 2/5 निकाल के डिवाइड और इक्वल दबा दूं तो भी मेरा आंसर जो निकल कर आ जाएगा, राइट। इसके नीचे एक नोट लिखेंगे या एग्जाम्पल की तरह आप इसको लिख सकते हैं। सपोज करिए मुझे निकालना है 2/9, तो 2/9 निकालने का अल्टरनेटिव 1 क्या है कि आप डायरेक्ट जाओ। बेटा डायरेक्ट कैसे जाओगे, सबसे पहले आप कैलकुलेटर पे 2 दबाओ, फिर आप डिवाइड दबाओ, फिर आप 9 दबाओ और फिर आप इक्वल दबाओ, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर। ये आपके पास जो एक तरीका है, ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका, आप अभी तक ऐसे ही करते आए हो। लेकिन एक तरीका और है कि आप क्या कर सकते हो कि आप अपने पास जो 9/2 से अपना आंसर निकाल लो, अल्टरनेटिव 2 से। आप अपने पास पहले 9 दबाओ, डिवाइड बाय 2 दबाओ, इक्वल दबाओ, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे ही आंसर निकल के आ जाएगा आपको फिर से क्या प्रेस कर देना है, डिवाइड, और फिर क्या प्रेस कर देना है, इक्वल, तो भी आपका आंसर जो है वही आएगा जो आंसर आपका ऊपर आ रहा होगा। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर हमें इतनी मेहनत करनी क्यों है, अगर 2/9 ही निकालना है तो सीधा हम 2/9 ही निकाल लेंगे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता, फाइनेंस में कभी कभार कैलकुलेशन करते वक्त आपको दोनों चीजों के अंदर बहुत फर्क दिखेगा। इसलिए आपको ये ट्रिक्स याद करके रखनी है कि रेसिप्रोकल निकालने के लिए ये ट्रिक्स आपकी जो है वो यूज होंगी, हर चैप्टर में आएंगी ये, एवरी चैप्टर के अंदर, ठीक है। और लिखें ट्रिक नंबर 2, सेकेंड ट्रिक, हाउ टू कैलकुलेट पावर्स ऑन कैलकुलेटर। हाउ टू कैलकुलेट पावर्स ऑन कैलकुलेटर। देखें बेटा, सपोज करिए 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 2 को ऐसे 4 टाइम्स जो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब आप करोगे अपने पास जो है तो लॉजिकली आपके पास 16 जो है वो निकल के आ जाएगा। ये तो बहुत छोटी सी पावर है। लेकिन मान लीजिए आपको 2 की पावर 19 निकालनी है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कैलकुलेटर पे आप 2 प्रेस करोगे, फिर आप मल्टीप्लाई प्रेस करोगे, फिर आप इक्वल प्रेस करोगे 18 टाइम्स। पहले 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर इक्वल दबाएंगे, कितनी बार, 18 बार। वाई 18 बार, जितनी पावर निकालनी होती है उससे एक कम बार इक्वल दबाना पड़ता है। जैसे मुझे बताओ, अगर मुझे 4 की पावर 36 निकालनी है, 4 की पावर 36, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 4 प्रेस करेंगे, फिर इंटू करेंगे, फिर इक्वल प्रेस करेंगे, कितने टाइम्स, 35 टाइम्स। तो ऐसे आपके पास जो पावर निकल के आएंगी। ये बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है, बड़ी कैलकुलेशन अभी आएंगी धीरे धीरे, तो अपने पास ये ट्रिक्स आपको जो है पता होनी चाहिए। ये आपके कैलकुलेटर की ट्रिक है। थर्ड, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। लिखे बेटा, हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। मैंने फ्यूचर वैल्यू आपको अभी बताया था। नॉर्मली जब कभी भी आप फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे होते हो तो आपकी फ्यूचर वैल्यू हमेशा बढ़ती है, तो इसको कैसे निकालेंगे। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता ही है प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट की पावर n। प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट की पावर n। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल जो है करके देखेंगे। मैंने कहा बेटा करंटली अ सम, एक सम है ₹1000 का, टाइम अपने पास जो है वो है 3 इयर्स। करंटली एक सम है अपने पास 1000 का, टाइम अपने पास जो वो है 3 इयर्स। एक रेट दिया हुआ है, रेट अपने पास है 10% पर एनम। कहता है 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स, ये कितना हो जाएगा। इसका मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि फ्यूचर वैल्यू क्या है। बेटा आज कोई चीज है 1000 रुपए की है, उस 1000 रुपए की चीज को मुझे 3 साल के लिए कहीं पे लगा देना है, तो 3 साल बाद वो कितने रुपए बन जाएंगे। आओ जरा इसको अपने पास जो निकाल लें, तो निकालने का तरीका क्या होगा, फॉर्मूले में पुट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट की पावर n डालें। बेटा प्रेजेंट वैल्यू अपने पास कितना है 1000, 1 प्लस रेट, रेट आपके पास कितना है 10%, और n अपने पास कितना है 3। बेटा n समझ में आ रहा है, कितने साल के लिए पैसा लगाना है, 3 साल। सॉल्व करेंगे इसको। अब जरा ध्यान देना, एफएम का रूल है, समझना जरा इस बात को। एफएम में जो भी परसेंटेज की चीज आती है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर ये 10% है तो 10% परसेंटेज का साइन हट के नीचे क्या आ जाएगा, 100। इसको अगर आप सॉल्व करोगे कितना बन जाएगा, 0.1। तो ये 1 प्लस 0.1 हो जाएगा और इसकी पावर कितना हो जाएगा, 3। ब्रैकेट सॉल्व करें, 1 में अगर मैं 0.1 को प्लस करूंगा तो कितना बन जाएगा, 1.1, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। निकालेंगे कैसे इसको, ध्यान देना। हम इसको इस तरह से निकालेंगे, 1000 को अलग कर दो और 1.1 की पावर 3 अलग कर दो।
और मैंने अभी आपको पावर निकालना सिखाया, तो अब आप सबसे पहले क्या निकालोगे, पावर, और जो आएगा फिर उससे आंसर जो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए पावर कैसे निकलेगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुझे ये इतना आंसर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 1.1 प्रेस करना है, फिर इनटू प्रेस करना है। बताओ इक्वल कितनी बार प्रेस करेंगे, 2 टाइम्स। वाई 2 टाइम्स, क्योंकि पावर कितनी निकालनी है, 3, तो इनटू कितनी बार दबाएंगे, 2 टाइम्स। एक आंसर आएगा, उस आंसर में 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू। राइट, बात समझ में आ रही है, हो जाएगा भाई, इस तरीके से निकाल के आना पड़ेगा। बच्चे बता रहे हैं आंसर अपने पास आ रहा है 1331, चेक कर लो अपने पास, वो आंसर आपके पास निकल के आ जाए। राइट, अब ध्यान देना, मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला नहीं बताने वाला, आपने सोच रहा है, सोचो, लगाओ दिमाग। अगर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू को वहीं रख देंगे, उधर फ्यूचर वैल्यू के नीचे पहुंच जाएगा। क्या नीचे पहुंच जाएगा, पूरी ये चीज, इसका मतलब 1 प्लस आर की पावर एन, ये आपके प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा। तो अगला पॉइंट लिखें, हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, उसका फॉर्मूला लिखें। नेक्स्ट पॉइंट आपका हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, ये आपका 4th पॉइंट है कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें, ये आपने इस तरह से निकालनी है। आई बेटा बात समझ में, पक्की बात है। एफएम के हर चैप्टर में ये चीज यूज होगी। आपसे कहेगा आज 100 रुपए 7 साल बाद कितने हो जाएंगे, आपसे कहेगा 7 साल बाद 600 रुपए आज कितने हो जाएंगे, तो ये आपको बहुत घुमाएगा, आपने इस चीज में हमेशा लगे रहना है। ठीक है, मैं एक्सेप्शन के बारे में भी बता रहा हूं, ध्यान देना। मान लो डेप्रिएशन का केस है, समझना बेटा इस बात को, मान लीजिए डेप्रिएशन का केस है और मुझे फ्यूचर वैल्यू जो वो निकालनी है, गौर करना जरा इस बात पे। फ्यूचर वैल्यू का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रेजेंट वैल्यू और ब्रैकेट में कुछ पावर एन, ये बताया था। अब मुझे ये बताओ डेप्रिएशन के केस में वैल्यू बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी, इसका मतलब ब्रैकेट में आप 1 प्लस आर नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, माइनस आर। बात समझ में आ रही है, फॉर्मूले नहीं है, लॉजिक है, सारे के सारे लॉजिक चल रहे हैं कि जैसे जैसे फ्यूचर में आगे जाओगे अब वैल्यू बढ़ेगी नहीं, अब वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो लिखेंगे अपने पास डेप्रिएशन के केस में अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो वो आप फॉर्मूला ये यूज करेंगे, और इसी डेप्रिएशन के केस में अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो स्विच कर लो। स्विच करना मतलब फ्यूचर वैल्यू के अपॉन में 1 माइनस आर की पावर एन आ जाएगा। ठीक है भाई, 4 बातें मैंने सिखाई हैं एफएम के लिए। मैंने पहली बात सिखाई आपको रेसिप्रोकल कैसे करना है, फिर मैंने आपको सिखाया पावर कैसे निकालनी है, फिर मैंने आपको सिखाया फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालनी है, और फिर मैंने आपको सिखाया प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है। राइट, छठी चीज पे लेके चल रहा हूं, लिखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नेगेटिव पावर्स। अब आपने जिंदगी में पता नहीं नेगेटिव पावर देखी नहीं देखी, लेकिन पावर नेगेटिव में भी होती है, बाप रे। सोचो, मान लो बेटा मैंने ए की पावर बी दे दी, ठीक है, तो ये तो आपने निकालना सीख लिया कैसे निकालना है। सोचो अगर ऐसा आ जाए कि ए की पावर माइनस बी दे दी जाए, अब ये कैसे निकालें, ये भी समस्या। कई कई जगह पे पावर ऐसे आपको नेगेटिव में दे दी जाएगी, उसको कैसे निकालें। तो ध्यान दो, सिंपल सा तरीका है, आपको पता है ये ए की पावर जो माइनस बी है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। इसका मतलब अगर किसी नंबर की पावर माइनस में है तो आप उसको रेसिप्रोकल कर सकते हो। अब अगर आपने रेसिप्रोकल कर दिया, अब तो आपका ये सॉल्व करना आता है, कैसे सॉल्व करोगे। अब आपको नीचे वाला नंबर निकालना आता है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, डिनोमिनेटर जो है पहले मैं वो निकालूंगा, क्योंकि 1 निकालना कोई बड़ी बात नहीं, 1 तो निकला वही है, हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिनोमिनेटर। कैसे निकालेंगे, पहले प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे ए, फिर प्रेस करेंगे इनटू, कोई बता सकता है इक्वल कितनी बार प्रेस करेंगे, पावर निकालनी है बी, तो इक्वल कितनी बार प्रेस करोगे, b माइनस 1 टाइम्स, इसका मतलब कितनी बार प्रेस करोगे, b माइनस 1 टाइम्स। ये करके आंसर नहीं आएगा, ये करके तो जो निकल के आ रहा है सिर्फ डिनोमिनेटर निकल के आ रहा है। बात समझ में आ रही है बेटा, ध्यान से देखो, नीचे वाला आइटम सिर्फ मैंने निकाला है अभी, ये मेरा आंसर नहीं है, आंसर तो इसका रेसिप्रोकल है। तो सोचो जो आंसर निकल कर आ जाएगा उसके बाद में क्या दबा दूं, डिवाइड और इक्वल, तो मेरा क्या आंसर निकल के आ जाएगा, फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है, पक्का। मैं आपके सामने एक चीज लिख रहा हूं, आपने बस ऐसे स्टेप्स लिखने हैं कि हम इस स्टेप्स पे कैलकुलेटर पे कैसे वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये लीजिए, 4 की पावर माइनस 7, स्टेप्स लिखो, मैं 2 मिनट वेट करूंगा, स्टेप्स लिखे। 4 की पावर माइनस 7, जैसे मैंने ऊपर स्टेप्स आपको लिख के दिखाए थे, तो ये कैसे निकालेंगे कैलकुलेटर पे, स्टेप्स लिखो, दिमाग लगाओ अपना।
4 की पावर -7 को हम लिख सकते हैं 1/4 की पावर 7, राइट। अब पहले इसमें से क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसमें से निकालना पड़ेगा 4 की पावर 7। बात समझ में आ रही है? 4 की पावर 7 कैसे आएगा, पहले 4 फिर इंटू, बताओ इक्वल कितनी बार दबाएंगे, इक्वल दबाएंगे 6 टाइम। क्या ये मेरा आंसर है? ये आंसर नहीं है भाई, ये तो सिर्फ मेरा डिनोमिनेटर निकल के आया है। अगर मुझे आंसर निकालना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, यानी इसके बाद क्या दबा देंगे, डिवाइड और इक्वल। ये मेरा इसका आंसर निकालने का तरीका जो है वो होगा, राइट। एक और स्टेप दे रहा हूं, फिर से आप करेंगे। मैंने कहा 6 की पावर -9 अपॉन में 5 की पावर -8। जरा इसके स्टेप्स लिखो। 6 की पावर -9 अपॉन 5 की पावर -8 कैसे निकालोगे, स्टेप्स लिखो बस। 6 की पावर -9 अपॉन 5 की पावर -8। सबसे पहले अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो पावर पॉजिटिव हो जाएंगी। इसका मतलब 5 की पावर 8 अपॉन 6 की पावर 9 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? बेटा अगर 6 की पावर -9 थी तो वो नीचे पहुंच गया, और 5 की पावर -8 थी तो वो ऊपर पहुंच गया। ये समझ में आता है? अब बस इसको सॉल्व करना है। देखो ध्यान रखना, हमेशा ऑलवेज पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करना, ऑलवेज। न्यूमरेटर में मेहनत ज्यादा नहीं होती, डिनोमिनेटर में मेहनत ज्यादा होती है। तो हमेशा आपने पहले क्या निकालना है, डिनोमिनेटर। निकालो जरा डिनोमिनेटर, कैसे निकालेंगे ध्यान दें। सबसे पहले 6 फिर इंटू, बताओ इक्वल कितनी बार दबाएंगे, 8 टाइम्स। इक्वल कितनी बार, 8 टाइम्स। पहले कौन सा निकालना है, पहले डिनोमिनेटर निकालना है। इसके बाद निकाल लो न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कैसे, पहले 5 फिर इंटू, बताओ इक्वल कितनी बार दबाएंगे, 7 टाइम्स। आपके पास ये दोनों चीजें निकल कर आ जाएंगी। अब आप दोनों को सीधा डिवाइड कर दो या उल्टा डिवाइड करके डिवाइड और इक्वल दबा दो, दोनों से आंसर क्या आ जाएगा, सेम। जो भी न्यूमरेटर का आंसर आएगा वो डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का आंसर कर दो, ये भी हो सकता है। या फिर आप डिनोमिनेटर का आंसर लेके न्यूमरेटर के आंसर से डिवाइड करो, आंसर आएगा, और उसके बाद आप क्या प्रेस कर दो, डिवाइड और इक्वल, तब भी आपका आंसर जो निकल कर आ जाएगा। बताएं बेटा, बात समझ में आ रही है? पक्की बात है? हो जाएगा? आइए एक क्वेश्चन बता रहा हूं, जरा करके बताएंगे आप। एक क्वेश्चन बता रहा हूं, करके बताएंगे। अभी कैलकुलेटर कितने बच्चों के पास है, कैलकुलेटर? बढ़िया बेटा, एक कैलकुलेटर शिफ्ट कर दो। तलवारें सबके हाथ में होनी चाहिए। और किस बच्चे के पास नहीं है? चलो अपनी तलवार का जरा बंदोबस्त कर, नहीं है? लो भाई एडजस्ट करो। हाँ तलवारें निकालो जरा। हाँ अब जो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपने सॉल्व करना शुरू करना है। स्टेप्स आपको पता है, आपने निकालना है, ठीक है? आंसर बोलना नहीं है, हम आखिरी में आराम से चेक करेंगे, आंसर बोलना नहीं है। बेटा मैं चैप्टर जान के शुरू नहीं कर रहा, मुझे हर चैप्टर में आपका जो है थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा। अब मैं यहाँ पे लिख दूं कि भाई 2 की पावर 99 निकालो, मैं तो यूं करके निकाल दूंगा, आप चेहरा देखोगे मेरा पता नहीं सर यहाँ पे कैसे पहुंच गए। तो इसलिए आपको ये सब बातें पहले से निकालनी आनी चाहिए, ठीक है? आइए लिखे एक्सरसाइज, कॉपीज में लिखिए एक्सरसाइज। और ये आपकी बेसिक एक्सरसाइज अगर हम लोग अपने पास जो करते हुए चल रहे हैं, ठीक है भाई? चलिए एग्जाम्पल 1, बोलना नहीं आंसर, बस निकालते चलना, क्वेश्चन लिखेंगे निकालते चलेंगे। सबसे पहले 2 की पावर 17 ये निकालना है आपने। पहले लिख लो सारे, फिर एक साथ निकालना है। पहले लिख लो 2 की पावर 17। सेकंड आपने निकालना है 2 की पावर -19। अरे बेटा पहले खाली क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है? और बेटा मेरे को रुकने के लिए नहीं बोलना, देखो पेपर में कोई नकल कराएगा तो आप उसको बोलोगे रुको, अच्छा थोड़ा लगता है। तो स्पीड तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना आप लोगों को, है कि नहीं? आइए देख, तो अब ऐसे चीटिंग कराने वाले को तो ये बोलेगी कि ऊपर कर, कितनी गलत बात है। 2 की पावर 17 और 2 की पावर -19। अगला है 2 की पावर -6 अपॉन में 2 की पावर 5। एक में माइनस है, एक में माइनस नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना भाई। एग्जाम्पल 4, 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 इंटू में 3 की पावर -7, ये निकालना है। थ्री की पावर 8 इंटू 3 की पावर -7। शुरू हो जाओ, ये आपकी एक्सरसाइज टायर 1 है। कैलकुलेटर उठाओ, लगाओ दिमाग, शुरू करें। मेरे पे है ही नहीं बेटा, मेरे पे खुद होता मैं खुद नहीं निकाल लेता, आज तो मैं खुद नहीं लेकर आया। चलें शुरू करें, आंसर्स निकालना शुरू करें। ऑनलाइन वाले बच्चे भी आंसर आते जाएंगे, बताते जाएंगे। बचपन में आपने वो एक्सपोनेंट और पावर वाला चैप्टर पढ़ा है? कुछ याद आ रहा है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स।
करें, जल्दी करें। हाँ भाई, पहला आंसर क्या आ रहा है? 1310। सबका ये आ रहा है 131072। चेक कर लो भाई, सबका यही है। पहला वाला आंसर सबका सही है। बेटा कैसे निकालेंगे? 2 फिर इंटू फिर इक्वल, कितनी बार? 16 बार। ठीक है भाई। अगला वाला आंसर, नेक्स्ट वाला आंसर अपने पास क्या है? क्या है नेक्स्ट वाला? 0.05 बार है। फिर 1907 अप्रोक्स लिख देते हैं, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, सबका चेक कर लो, यही आ रहा है। ठीक है भाई। मान लो एक भी बार आपने जो है कोई स्टेप मिस कर दिया तो नीचे पूरा क्वेश्चन गलत। एक भी जीरो कम लगाया, नीचे पूरा क्वेश्चन गलत। ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट टफ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है लेथार्जिक होने पे, लेजी होने पे नंबर कट जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब अगला वाला देखो, देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। इस तरह की सिचुएशन है, बचपन में आपने एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो ध्यान दें भाई। अगर ये दो नंबर आपके पास हैं, दोनों नंबर आपके पास जो सेम है, डिवीजन में पावर होती है, तो ये पावर आपके पास क्या हो जाती है? माइनस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसको कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा। बेटा ए की पावर 2 है अपॉन में ए की पावर 3 है, तो जानते हो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर 2 माइनस 3, ये लिख सकते हैं। ये पढ़ा होगा आपने, ये 8th 9th क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट निकल के आ जाएगा ए की पावर -1। अब आप सीधा इसको सॉल्व कर सकते हो, पर आपको इतना ये मेहनत नहीं करनी, तो ये पूरा पूरा सॉल्व करो, डिवाइड मार लो। या फिर ऐसे कह लो, ए की पावर 2 है इंटू ए की पावर जो वो 3 है, तो इसमें जो पावर अपने पास है वो क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। इसका मतलब ये ए की पावर कितना निकल के आ जाएगा? 5। फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन में पावर बढ़ जाती है, डिवीजन में पावर कम हो जाती है, ये ध्यान रखना। ये आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से बचपन में पढ़ाए जाते हैं ये। ठीक है, हो जाएगा भाई। 11th 12th में नहीं, ये 10th तक की मैथ से पढ़ाए जाते हैं। यहाँ बच्चा कहता है हमने तो मैथ ही ली थी, ये पहले पढ़ाया जाता है। ठीक है भाई, नहीं 11th 11th में नहीं, ये पहले पढ़ाया जाता है बेटा, 7th में। चलो ठीक है, ये आ गया -6। अब जरा इसको सॉल्व करो, -6 -5, तो ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर -11। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 1/2 की पावर 11 हो जाएगा। निकाल लो भाई। एक सेकंड, एक सेकंड, 0.3 बार 0, 4882। तो 4882 नहीं बोलना आता, 4882। चले, ये आंसर आ रहा है, चेक करें। नेक्स्ट वाले में देखें, 3 की पावर 8 प्लस में करेंगे -7, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1। सीधा आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 3। ठीक है भाई, हो जाएगा। बेटा पावर निकालनी आनी चाहिए, पावर निकालना नहीं आया, क्वेश्चन गलत। ओके, चलिए ये थी एक्सरसाइज नंबर 1। इस पे लिख लेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 है आपकी। नीचे लिखें एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2, लेकिन एक्सरसाइज 2 में एग्जांपल 1, सबसे पहले आपने निकालना है फ्यूचर वैल्यू। इफ प्रेजेंट वैल्यू 6000, रेट 6% पर एनम, टाइम बोलो या एन बोलो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, टाइम या एन 5 ईयर्स। अभी निकालना मत, पहले एग्जांपल लिख लें बेटा, फिर निकालना है। एग्जांपल 2, फ्यूचर वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन अब की बार डेप्रीसिएशन का है। अब मैं डेप्रीसिएशन क्यों लिख रहा हूं, ये आपने सोचना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। डेप्रीसिएशन के हिसाब पे चलना है। प्रेजेंट वैल्यू है 20,000, आर अपने पास है 20% पर एनम, टाइम अपने पास जो है वो है 8 ईयर्स। 20% पर एनम, टाइम अपने पास है 8 ईयर, दोनों निकालो, शुरू करो। फॉर्मूला देखो आप लोगों ने लिखा हुआ है, फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले बेटा आप लोगों ने लिखे हुए हैं। जिनके आंसर आ जाए ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा बताएंगे।
बेटा 6% 0.6 नहीं होता, 0.06 होता है, ये ध्यान रखना। कहीं गलती से 0.6 लगा दो, गलत हो जाएगा पूरा। 6% 0.06 होता है, ये ध्यान रख के चलेंगे बेटा। क्या आ रहा है पहले वाले का आंसर? 8029.35। सबका यही है भाई, चेक कर ले। अगले वाले का क्या आ रहा है? 3355.44। 3355.44 चेक करें, सबका यही है, हो जाएगा। पहले बेटा हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, ध्यान रखना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया करो। जब आप इसको निकालोगे तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करें। ब्रैकेट सॉल्व करके आया 0.8, उसकी पावर 8 निकालनी है तो इनटू और इक्वल दबाएंगे 7 टाइम्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर बेटा अपने पास 8029.35। चलें और लिखें जरा, आ जाओ और लिखें। लिखें कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू इफ अ सम ऑफ रुपीज 800। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू इफ अ सम ऑफ रुपीज 800 डिपॉजिटेड इन बैंक, deposited in bank at 12% per annum for 6 years. Then calculate present value of this. Then calculate present value of this sum. This sum का मतलब जो ये फ्यूचर वैल्यू निकल कर आएगी इसकी बात हो रही है। Then calculate present value of this sum if rate is 7% per annum for 4 years. ये क्वेश्चन जरा समझ लें, इसको पहले मैं बता दूं। देखें बेटा, कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू आपके पास है 12% पर एनम पे, हमने 6 साल के लिए कहीं पे लगाया, ये आपके 6 साल हो गए, ये आपके 6 साल हो गए। तो पहले आपसे कह रहा है फ्यूचर वैल्यू निकालो, फिर फ्यूचर वैल्यू को यूज करके आपने दोबारा से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है बाद के डेटा से। तो क्वेश्चन में एक नहीं, क्वेश्चन में कितनी इंफॉर्मेशन है? 2। पहले फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, फिर फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। चले शुरू करें। सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे। निकालें फ्यूचर वैल्यू कितनी आ रही है? वन फाइव सेवन नाइन पॉइंट, सब चेक कर लें, फ्यूचर वैल्यू सबकी यही है 1579.05। चेक कर लें। जैसे फ्यूचर वैल्यू आ गई, अब इसकी मदद से प्रेजेंट वैल्यू निकालें। अब फ्यूचर वैल्यू है 1579.05, रेट आपके पास जो गिवन है अब की बार 7% पर एनम, और टाइम आपके पास जो अब की बार गिवन है 4 इयर्स। अब आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। देखें फॉर्मूला लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू अपॉन में 1 प्लस आर की पावर एन, नीचे आर आपके पास है 0.07, उसकी पावर अपने पास जो वो है 4। करें सॉल्व, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1204.64। एक बार चेक करें बेटा, सबका आंसर यही है, चेक कर लें। 1204.64।
बेटा 6%, 7% को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.07, 0.06 होगा, ध्यान रखना। 0.6 या 0.7 मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। हो गया, यही आ रहा है सबका, यही आ रहा है बेटा, पीछे निकाल लिया बेटा। चलें, एक ये हम अपने पास जो सॉल्व करके दिखाओ, लिखें। ये आपने सॉल्व करना है। 3 की पावर 12 है, इंटू 4 की पावर -8 है, इंटू 1/0.8 की पावर 5 है। इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है पावर अलग अलग चीजों की है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं लगेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तीनों को पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे बेटा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री की पावर 12 निकाल लिया, कितना आ रहा है? कितना बताया? 5314441, ये 3 की पावर 12 आया, इंटू ये 4 की पावर 8 निकाल लिया, कितना आया? ये पूरा आंसर बता रहे हो आप या खाली 4 की पावर 8 बता रहे हो? 4 की पावर 8 कितना? 4 की पावर 8 कितना बताया? अच्छा, पूरा डिवाइड करके बताया, ठीक है, कितना बता रहा है? 1525। ये वैल्यू अपने पास आ रही है 1/4 की पावर 8 की, इंटू 1/0.8 की पावर 5, कितना आ रहा है, निकाला है? एक मिनट, 3.057, ठीक है, 3.0517 ये आ रहा है। तीनों को अपने पास मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर जो वो आ जाएगा 24.73। ये अपने पास वैल्यू जो वो निकल के आ रही है। हो रहा है, आ जाएगा। चले, आपको बेटा एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, लिखे अपनी कॉपीज में। चले, चैप्टर नंबर 1, ये मॉड्यूल का चैप्टर 1 है। लिखे चैप्टर नंबर 1, लीवरेज। 4 to 6 मार्क्स के लिए आएगा बेटा पेपर में, 4 से 6 मार्क के लिए, 4 to 6 मार्क्स के लिए टॉपिक आएगा। देखें, सबसे पहले तो लीवरेज का मतलब क्या है, जरा एक बार वो समझ लें।
लीवरेज वर्ड आपका आया लीवर से। लीवर ये बॉडी का लीवर नहीं है आपका, लीवर मतलब है एक इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। इंस्ट्रूमेंट टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स क्या होता है लीवरेज में? लीवर का मतलब पहले इसको लिख लें, लीवरेज लीवर वर्ड से आया है और लीवर का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिससे आप बड़ी बड़ी चीजों को, मतलब हैवी ऑब्जेक्ट्स को आप उठाने की कोशिश करते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपको एग्जाम्पल दिखा दूं, देखें ध्यान से देखें, यहां पे जो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल ये स्लैंड में एक अपने पास जो है वुडन रखी हुई है, इसे बोलते हैं अपने पास जो क्या, लीवर। अगर मुझे उस तरफ वाले मटेरियल को उठाना है तो यहां पे फोर्स लगानी पड़ेगी, इस तरफ वाले मटेरियल को उठाना है तो फोर्स वहां लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसी चीज को एक और एग्जांपल से मैं आपको बताऊं। देखें, सपोज करिए कि एक बहुत बड़ा स्टोन पीस आपके पास जो यहां पर है, रॉक पीस आपके पास जो यहां पर है, मुझे बेटा इसको आगे की तरफ मूव करना है। दो रास्ते हैं, आप खड़े हो जाओ उसको धक्का मारना शुरू कर दो, नहीं होगा। एक दूसरा रास्ता अपने पास है, अल्टरनेटिव नंबर 2 है, यही स्टोन है, मुझे इसको आगे की तरफ मूव करना है, क्यों ना मैं एक लीवर लूं, लीवर मतलब कोई एक पाइप टाइप चीज लूं, इस पाइप टाइप चीज को अपने पास स्टोन के नीचे रखें और इस तरफ खड़े होके इस पाइप को नीचे खींचने की कोशिश करें। आप समझ पा रहे हो? सामने अगर कोई बहुत बड़ा रॉक रखा है, हमें उसको आगे ढकेलना है, तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता क्या, उस पर खड़े हो जाओ, सब मिलके फोर्स एक साथ लगा दो, वो नहीं जाएगा आगे। दूसरा रास्ता क्या है, उसके नीचे अपने पास पाइप डाल दो, पाइप का मतलब यहां पे मैं नाम दे रहा हूं क्या, लीवर। उस पाइप पे आप लोग अपनी तरफ से फोर्स लगाओ तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आगे मूव कर जाएगा। इस चैप्टर में मैं आपको दो चीजें सिखाने जा रहा हूं। पहली चीज कि एक बहुत बड़ा बर्डन है, बर्डन क्या है हमारे पास, स्टोन। दूसरी चीज, उस बर्डन को आगे कैसे ढकेला जाए, उस बर्डन को शिफ्ट कैसे किया जाए, तो उसके लिए हमें सीखना है कि हमें क्या करना पड़ेगा। हमारे फाइनेंस में ध्यान देना, हमारे फाइनेंस में जो बर्डन होता है, बर्डन वो अपने पास होता है लॉसेस का। इसका मतलब हमें डर लगता है कि हम कहीं पे पैसा लगा रहे हैं तो वो पैसा लगाने से हमें कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये मेरा बर्डन है। इस बर्डन को कम किया जा सकता है किससे, अपनी फिक्स कॉस्ट से। इसका मतलब जितनी ज्यादा मेरी फिक्स कॉस्ट होगी उतने मेरे लॉसेस कम हो जाएंगे। आप कहोगे सर ये क्या बात बोल रहे हो, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, हमने तो इकोनॉमिक्स में बल्कि बिल्कुल उल्टा पढ़ा है कि फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी तो लॉसेस ज्यादा होंगे, जबकि यहां पे उल्टा है। आपके बिजनेस की फिक्स कॉस्ट आपके होने वाले लॉसेस को कम कर देती है। कैसे कम कर देती है, अभी मैं एक एग्जांपल से आपको ये समझाता हूं। अगर आप अपनी फिक्स कॉस्ट को थोड़ा सा बढ़ा दोगे, माना कि आपका प्रॉफिट जो कम बढ़ेगा लेकिन परसेंटेज टर्म्स में आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो लीवरेज आपको क्या पढ़ाएगा, लीवरेज आपको यह पढ़ाएगा कि अगर आपने कहीं बाहर से कोई पैसा उठाया है, उस पर कोई फिक्स कॉस्ट आ रही है, तो घबराने की बात नहीं है। उस फिक्स कॉस्ट से आपका जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो अच्छा खासा बढ़ेगा। मान लीजिए अगर आपने हल्की सी 10% की फिक्स कॉस्ट इनकर कर दी, तो उससे जो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा वो 10% से नहीं बढ़ेगा, वो 10 से थोड़ा सा ज्यादा से बढ़ जाएगा। ठीक है, एक नोट लिखेंगे अपनी कॉपीज में, सबसे पहले लीवरेज का मीनिंग आपने लिखा है, उसके बाद एक नोट लिखेंगे, इट कैलकुलेट्स द रिलेशनशिप between burden and between burden and instruments। इसका मतलब हमारे बर्डन और हमारे इंस्ट्रूमेंट का रिलेशनशिप जो चीज बताती है उसी को हम नाम क्या देते हैं, लीवरेज। नीचे एक डायग्राम बनाना है आपने, वो डायग्राम बना लेंगे। ये मेरा बर्डन है, इस बर्डन को कम करने के लिए मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। मैं उन इंस्ट्रूमेंट्स को यहां रखूंगा तो ये बर्डन अपने आप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात को समझें, हमारे बिजनेस में हमारे ऊपर जो बहुत सारा प्रेशर होता है, बर्डन होता है, उस बर्डन को कम करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो चीजें मैं यूज करूंगा वो सारी की सारी चीजें मैं दूसरे हाथ पे यूज करूंगा ताकि जो मेरा वहां से बर्डन अपने पास है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। इसका मतलब यहां पर कुछ आपकी फोर्स लगाई जाएगी जिससे आपका ये बर्डन अपने पास जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब बर्डन में, और बेटा लिख लेना इसको इस तरह से, इंस्ट्रूमेंट में आपका एक इनवर्स रिलेशन होगा।
इनवर्स रिलेशन। बर्डन में और इंस्ट्रूमेंट में आपका एक इनवर्स रिलेशन होगा। ये इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है? जितना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे उतना बर्डन आपका क्या होता जाएगा? कम। और जितना कम आप इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे उतना बर्डन आपका क्या हो जाएगा? ज्यादा। राइट? बात समझ में आती है? और लिखें, ये आपका पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट, लीवरेज टाइप्स। लीवरेज टाइप्स, 3 प्रकार की लीवरेज हमें पढ़नी है। पहला है ऑपरेटिंग लीवरेज, दूसरा है फाइनेंशियल लीवरेज, तीसरा है कंबाइंड लीवरेज। हमें 3 प्रकार के लीवरेज पढ़ने हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज को OL से डिनोट करेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज को FL से डिनोट करेंगे और कंबाइंड लीवरेज को CL से डिनोट करेंगे। OL, FL एंड CL। ऑपरेटिंग लीवरेज को डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग लीवरेज को डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी कहा जाता है। उसी तरह से फाइनेंशियल लीवरेज को डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज भी कहा जाता है। एंड अकॉर्डिंगली कंबाइंड लीवरेज को डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज भी कहा जाता है। डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज। ये 3 प्रकार के लीवरेज हमें जो है पढ़ते हुए चलने। लिखा? थर्ड पॉइंट, with leverage there comes 3 points। लीवरेज के साथ 3 बातें आती है। A, with little effort we can move big things। with little effort we can move big things। और इतनी सी बात पे ही हमारा पूरा चैप्टर जो टिका हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हमारे बिजनेस में कुछ बर्डन है, अगर हम उस बर्डन को एक बारी में खत्म करने का सोचेंगे वो नहीं हो पाएगा, लेकिन हल्की हल्की चीजों से हल्की हल्की कोशिश करने से वो बर्डन आपका क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो यहां पे अपने पास जो ये हुआ पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, विद लिटिल फिक्स कॉस्ट, थोड़ी थोड़ी फिक्स कॉस्ट से वी कैन इंक्रीज आवर प्रॉफिट्स। with little fixed cost we can increase our profits। जो मैं यहां पे एफर्ट की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे एफर्ट की बात कर रहा हूं फिक्स कॉस्ट के टर्म्स में। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको हल्की फुल्की फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, जिससे आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। और लिखेंगे सी, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट in financial management fixed cost is incurred। in financial management fixed cost is incurred in 2 types। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो फिक्स कॉस्ट आपकी इनकर होती है वो 2 टाइप्स में इनकर होती है। एक लिखेंगे आपकी अपने पास जो इनकर होती है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, और एक हम लिखेंगे जो इनकर होती है वो होती है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट को भी हमने 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है, एक हमारी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, एक हमारी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का कुछ एग्जांपल लिख लेंगे, जैसे आपके एम्प्लॉयज की सैलरी, आपकी बिल्डिंग का रेंट,
ये जितने भी आपके खर्चे हैं, ये आपके फिक्स कॉस्ट हैं, ये धंधे के लिए हो रहे हैं। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मतलब ये बिजनेस के लिए हो रहे हैं। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल है कि जब आपने कोई पैसा उठाया उस पर कोई फिक्स कॉस्ट है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट। अगर आप लोन वगैरह से कोई पैसा उठाओगे तो उस पर आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, ये आपकी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है। पैसा उठाने के ऊपर जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। या फिर दूसरा कोई प्रेफरेंस डिविडेंड, जब आप प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठाते हो तो बेटा उसके ऊपर भी जो डिविडेंड देना होता है वो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना होता है। तो ये जो बाकी दो फिक्स कॉस्ट है ये आपको तभी देनी है जब आप पैसा उठाओगे, लेकिन जो ये फिक्स कॉस्ट है ये आपको तब देनी है चाहे बिजनेस करो ना करो, इतना तो देना ही पड़ेगा। भाई एम्प्लॉय को सैलरी देनी ही पड़ेगी, अपने मकान मालिक को रेंट देना ही पड़ेगा, तो ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होगी, वो आपकी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होगी। नीचे लिखेंगे अपने पास डी पॉइंट, ये इसी तीनों पॉइंट की समरी है, समरी फॉर ए बी एंड सी। इसमें लिखेंगे दीज फिक्स कॉस्ट आर रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन आवर प्रॉफिट्स। ब्रैकेट में लिखेंगे परसेंटेज चेंज। बेटा इन फिक्स कॉस्ट से हमारे प्रॉफिट्स में कुछ बढ़त होगी, वो बढ़त कैसे होगी मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतनी बात याद रखनी है कि प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए हमें हल्का फुल्का खर्चा करना ही पड़ता है। ठीक है, एक सरल एग्जांपल मैं आपको इसका दूं। मान लो कि मैं आपको भी इस क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, मैंने कहीं पे दूसरा क्लासरूम ले लिया और वहां पे प्रोजेक्टर स्क्रीन लगा दिया, वहां मैं नहीं बैठा हुआ हूं, लेकिन मेरी क्लास उस क्लासरूम में भी चल रही है, तो इसका मतलब ये लिटिल एक्सपेंस करने से मेरी रेवेन्यू और भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो बिजनेस के अंदर हल्का हल्का एफर्ट डालने से आपका जो बर्डन होता है, जो प्रेशर होता है, वो क्या होता जाता है, कम। अगर मैं इस बर्डन का और इस इंस्ट्रूमेंट का रेशियो निकाल दूं तो मेरे पे क्या निकल के आ जाएगा, लीवरेज। हमें लीवरेज क्यों सीखना है, इसलिए सीखना है कि जब आप कोई खर्चा कर रहे हो आपको पता हो कि उस खर्चे से फायदा क्या होगा। भाई आप खर्चा कर रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि इससे बेनिफिट क्या होना है, तो खर्चा करने का फायदा ही क्या है। इसीलिए फाइनेंस में आपको सिखाया जा रहा है कि व्हेनेवर यू आर स्पेंडिंग अ लिटिल पेनी, अगर आप एक छोटा सा पैसा भी खर्च कर रहे हो तो आपको पहले से पता हो कि वो पैसा खर्च करने पे मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा। राइट, एग्जांपल में जरा ध्यान देना, ये जो रेड वाला जो अपने पास है, ये रेड वाला पार्ट, ये मेरा पेनी है, पेनी मतलब 1 रुपया है। अगर मैं 1 रुपया भी खर्च कर रहा हूं तो वहां से जो मेरा बर्डन है वो कितना ऊपर उठेगा, बात समझ में आ रही है। इफ आई एम स्पेंडिंग अ लिटिल रुपी वन, अगर मैं 1 रुपया भी खर्च कर रहा हूं तो मेरा जो लॉसेस का बर्डन है मैं उसको कितना कम कर पा रहा हूं। इसी चैप्टर को समझने के लिए ये पूरा का पूरा डायग्राम बनाया गया। यहां पे लीवर क्या है, यहां पे लीवर है ये जो सीसॉ बना हुआ है, ये लीवर है, क्योंकि इसकी मदद से ही ये चीज हो पाएगी। अरे आप दोनों को अगर एक बार ऐसे अज्यूम करो कि बीच में लीवर नहीं होता, ध्यान देना, बीच में लीवर नहीं है, मैंने कहा ये बर्डन है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी जमीन पर रख दी है, क्या इनको जमीन पर रखने से, कुछ भी करने से इनमें कोई रिलेशन बनेगा, नहीं। रिलेशन कब बनेगा, जब यहां पे एक इंस्ट्रूमेंट यूज हो। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होना चाहिए, लीवर, क्योंकि उसी इंस्ट्रूमेंट से आप छोटी छोटी चीजों से अपना जो बर्डन है वो क्या करते जाओगे, कम करते जाओगे। राइट, तो चैप्टर आपको क्या समझाएगा, चैप्टर ये समझाएगा कि कोई भी खर्चा करने से कहां कितना परसेंटेज का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आती है। आज वाली क्लास के लिए आपने जो अपने पास चीजें रिवाइज करनी है वो देख लें। लीवरेज वाला टॉपिक आप रिवाइज करें ना करें, नेक्स्ट क्लास में पूरा दोबारा शुरू होगा। इससे ऊपर आपने जितनी चीजें करी हैं, जो एफएम के आपने बेसिक सीखे हैं कि कैसे फ्यूचर वैल्यू निकालें, कैसे पावर निकालें, रेसिप्रोकल कैसे होगा, प्रेजेंट वैल्यू पे कैसे आए, या डेप्रिसिएशन का केस है तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू कब बढ़ती है कब घटती है, ये आपने अपना अच्छी तरह से रिवाइज करके आना है। एफएम बेसिक्स के ऊपर हर बार पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, हर बार, एवरी टाइम। आपके मॉड्यूल में इसका कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन हम लोग क्लास में जरूर इसको करवाते हैं ताकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको पता हो। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग अपना लीवरेज के ऊपर बात करेंगे, लीवरेज टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो चलेंगे। अगली क्लास में बेटा कैलकुलेटर जरूर लेकर आना, क्योंकि मेरे को क्वेश्चंस करवाने होंगे, आई नीड कि आपके पास कैलकुलेटर जरूर हो। ठीक है, 10 मिनट आपका ब्रेक है, उसके बाद हम लोग अपना सीएमए के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो वो लेंगे। 10 मिनट आपका जो ब्रेक है।